Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. Now this will be the fourth video on MCQ of the RAC. ठीक है, इसमें मैं आपको इफेक्ट ऑफ द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर प्रेशर ऑन COP और उसके बाद ये सब कूलिंग और सुपर हीटिंग टर्म जो है इस पे MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा. ठीक है, और थोड़ा बहुत इसका थ्योरी भी बताऊंगा. ओके, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने MS ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट. यहाँ पर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता रहूँगा जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा. ओके, एंड यस, आफ्टर RGPV फाइनल ईयर एग्जाम मैं इस चैनल पे गेट, ESE, SSC, JEE और साथ ही साथ जो भी आपका MEDIG एंड गेट एकेडमी एंड ऑल इंस्टीट्यूट है इसके वर्कबुक के सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा. ओके, सो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है और टेक्निकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिस चैनल विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द MS ट्यूटोरियल. नाउ अब हम देखते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा कंडेंसर, सुपर हीटिंग, सब कूलिंग. ओके, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा. सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये मैंने TS डायग्राम बनाया हुआ है आपका VCRS का. ओके, तो ये आपका मान लो रियल वाला साइकिल है 1 2 3 4. ठीक है, अब इसमें देखो ये आपका क्या है, कंप्रेसर यहाँ पे लगा रहता है, उसके बाद ये आपका कंडेंसर है और ये आपका इवेपोरेटर है एंड ये आपका थ्रॉटलिंग है. ओके, और ये प्रेशर आपका कौन सा हुआ, ये इवेपोरेटर प्रेशर हुआ एंड दिस विल बी द योर कंडेंसर प्रेशर. फर्स्ट में हम देखते हैं कि इवेपोरेटर का प्रेशर डाउन करके देखते हैं. ओके, और उसके बाद हम देखेंगे कि COP पे इसका क्या इफेक्ट हुआ है. तो ऐसे करके आप इवेपोरेटर का प्रेशर डाउन करो और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा और नया साइकिल आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका नया साइकिल हो जाएगा. ठीक है, न्यू नेमिंग कर लेते हैं. ये आपका 1 डैश इसको मान लेते हैं, इसको 2 डैश मान लेते हैं और ये तो सेम रहेगा और ये वाला आपका 4 डैश हो जाएगा. ओके, अब देखो पहले आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था वो क्या था, ये वाला था. ठीक है, अब देखो ये वाला था, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके कंपैरिजन में जो ये वाला है क्या है, कम है. ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, वो आपका डिक्रीज हुआ. ओके, अब उसके बाद देखो वर्क देखते हैं कंप्रेसर का. कंप्रेसर को पहले 1 से 2 वर्क करना पड़ रहा था, सिर्फ ये वाला वर्क करना पड़ रहा था. ओके, और अब देखो कंप्रेसर का कौन सा वर्क करना पड़ रहा है, ये वाला वर्क करना पड़ रहा है. ठीक है, तो कंप्रेसर का वर्क क्या है, वो भी बढ़ रहा है, मतलब वर्क इनपुट हमें बढ़ा. तो यहाँ से COP आपका क्या हो जाएगा, COP रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट. ठीक है, RE अपॉन वर्क. तो ये क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है. तो ओवरऑल क्या होगा, COP आपका बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होगा. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि अगर आप इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो आपका COP जो है वो भी डिक्रीज करेगा, साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी डिक्रीज करेगा और वर्क इनपुट भी आपका बढ़ेगा. तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है. नेक्स्ट सेम चीज हम इसमें देखते हैं. अगर आप कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज करते हो तो ये कंडेंसर का प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, ये हमारा न्यू साइकिल हो जाएगा. पहला वाला साइकिल 1 2 3 4 होगा और दूसरा वाला साइकिल क्या हो जाएगा, 2 डैश इसको ले लेते हैं, इसको 3 डैश ले लेते हैं. ठीक है, अब देखो इसके केस में जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो ये वाला होगा, ये कौन सा होगा, दूसरे वाले के केस में. ठीक है, और पहले वाला केस में हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था वो यहाँ तक था, तो इतना पार्ट क्या हुआ, ये माइनस हो गया. इसका मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है फिर से डिक्रीज हुआ और वर्क इनपुट देखो इतना पार्ट वर्क हमारा इंक्रीज हो गया. ओके, तो वर्क इनपुट हमारा इंक्रीज हो गया, तो फिर से आपका COP जो है क्या होगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा. ओके, और दोनों केस में देखो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज. यहाँ से यहाँ तक प्रेशर है. ठीक है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक बढ़ के हो गया, तो प्रेशर रेशियो आपका जो है वो इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब कंप्रेसर का जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होगा ये भी डिक्रीज करेगा. तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करना और कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करने को लेकर. ठीक है, दोनों का इफेक्ट सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है. या तो आप याद कर, नहीं तो आप इस डायग्राम को भी समझ लोगे तो उससे भी निकाल सकते हो एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो अब मैं आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, सॉरी MCQ क्वेश्चंस दिखाता हूँ. ना ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें बोला गया है डिक्रीज इन इवेपोरेटर टेम्परेचर ऑफ ए वेपर कंप्रेसर मशीन लीड्स टू. ठीक है, पहला वाला जो मैंने बताया ये वाला. ओके, इसके बारे में पूछ रहा है कि अगर हम इवेपोरेटर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा. तो होप सो आपको याद होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका डिक्रीज होगा, कंप्रेशन वर्क जो है बढ़ेगा. तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या बोला है,
इंक्रीजिंग बोल रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत। इंक्रीज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर, नो, इसके बारे में आपको लग रहा हो कि ये कैसे सोचे, तो चलो ठीक है, इसको रहने दो, अभी इसके बारे में मत सोचो। डिक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, ये मैंने आपको बताया है, तो ये सही हो जाएगा। इंक्रीज इन कंप्रेसर वर्क, ये वाला भी सही होगा, कंप्रेसर का वर्क जो है वो बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ से मिलाओ, 3 4 सही है, पहला गलत है, ये तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखते हैं इसके बारे में कि इंक्रीज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ये होता है या नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर आप इन्वर्टर का प्रेशर डिक्रीज करोगे तो मतलब थ्रॉटलिंग से वो और ज्यादा नीचे तक एक्सपांड होगा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर लो तक वो एक्सपांड होगा, इसका मतलब उसका वॉल्यूम जो है उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। बिकॉज प्रेशर जो है ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम के। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब देखो, एक क्वेश्चन में हमने 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन 4 5 अलग अलग क्वेश्चन करने से बेटर है कि आप एक अच्छा सा क्वेश्चन करो और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना, ठीक है। तो इसमें देखो, आपको जो एग्जाम में पूछ सकता है, या तो सिर्फ एक ऑप्शन ये दे देगा, या तो सिर्फ एक ऑप्शन ये दे देगा, या तो फिर एक ऑप्शन ये दे देगा। ओके, तो चारों इंडिविजुअल ऑप्शन जो है उस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहीं से आपके 4 क्वेश्चन बन गए सिर्फ इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज करने पे, और जो डिक्रीजिंग का होगा वही वाला कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीजिंग का भी होगा। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम थ्रॉटलिंग का यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ एक्सपैंडर, ठीक है। अब देखो, अगर आप एक्सपैंडर लगाओगे तो यहाँ पे एक्सपेंड होने के लिए भी इसको वर्क करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकल रहा है कंडेंसर से, हमारा लिक्विड। ओके, और यहाँ पे भी लिक्विड आएगा, मतलब VDP वर्क आपका हो रहा है। ओके, और ये वर्क अगर आइसेंट्रोपिकली होगा तो थोड़ा बहुत ये वर्क तो होगा ही, ठीक है, एज कंपेयर टू थ्रॉटलिंग। बट थ्रॉटलिंग के केस में हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा है, जीरो वर्क, ठीक है। तो इसलिए हमारा थ्रॉटलिंग जो है ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू एक्सपैंडर। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन कंपोनेंट ऑफ द VCRS में, ठीक है। VCRS में करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, पहले आपका इवेपोरेटर होता है, उसके बाद कंप्रेसर होता है, फिर कंडेंसर होता है, फिर थ्रॉटलिंग बॉल। यही तो आपका सही हो गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबकूलिंग ऑफ द कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सबकूलिंग कब किया जाता है। अब देखो, मैंने सबकूलिंग और सुपर हीटिंग जो है ये दोनों नहीं बताया, मैं थोड़ा सा आपको सबकूलिंग और सुपर हीटिंग बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबकूलिंग देखते हैं कैसे होता है। सबकूलिंग का मतलब होता है कंडेंसर पे जो आपका यहाँ पे लिक्विड हुआ उसको और ज्यादा कूल डाउन कर दो, ठीक है। तो कूल डाउन करके आपने उसको ठंडा कर दिया। अब जो कंप्लीट होगा आपका थ्रॉटलिंग वो यहाँ से होगा, ना कि आपका इस जगह होगा, ठीक है। और ये इवेपोरेटर जो है यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो पहले के केस में देखो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या था आपका, सिर्फ इतने पार्ट का था, ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, मतलब आपका RE क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। और देखो, इसके केस में क्या हुआ, आपका कंप्रेसर का वर्क भी यही है, और दूसरे केस में यानी अगर ये वाला आपका साइकिल हुआ उस केस में भी कंप्रेसर वर्क आपका यही है, मतलब आपका वर्क क्या है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप COP अगर निकालो तो COP आपका हो जाएगा RE/W, ठीक है। RE आपका इंक्रीज कर रहा है और W क्या है, कांस्टेंट है, तो COP क्या होगा, ओवरऑल आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और देखो, आप यहाँ का प्रेशर रेशियो जो है वो भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर रेशियो अगर आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो है ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबकूलिंग का केस। अब सुपर हीटिंग का केस देखते हैं। सुपर हीटिंग कैसे होगा, जो आपका कंप्रेसर से यहाँ पे गैस निकल रहा है, रेफ्रिजरेशन गैस, उसको और ज्यादा हीट कर दो, ठीक है। मतलब ये कुछ इस तरह का आपका हो जाएगा, ये सुपर हीटिंग हो गया। सॉरी, जो इवेपोरेटर से गैस निकल रहा था उसको और ज्यादा सुपर हीट कर दिया। तो ये सुपर हीट करने के बाद आपका जो न्यू साइकिल हो जाएगा 1-2, ये वाला हो जाएगा। अब देखो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ आपका, पहले सिर्फ इतना सा था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। अब जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। देखो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका बढ़ रहा है। और कंप्रेसर का वर्क देखो, पहले ये वाला था, ठीक है, और अब कंप्रेसर का वर्क आपका ये वाला हो गया, मतलब कंप्रेसर का वर्क भी आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो इसमें इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन आपका कंप्रेसर का वर्क भी इंक्रीज कर रहा है। तो COP जो है आपका क्या हो जाएगा, RE/W, दोनों इंक्रीज कर रहा है। अब देखो, COP बढ़ेगा या घटेगा, अगर ये वाला ज्यादा इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू दिस तो ये वाला ओवरऑल टर्म बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये वाला कम इंक्रीज करेगा और ये ज्यादा इंक्रीज कर गया तो ओवरऑल आपका टर्म
ये वाला घटेगा सीओपी। तो अगर R134 हो रेफ्रिजरेंट तो इसके केस में सीओपी इंक्रीज होगा, और अगर आपका रेफ्रिजरेंट R12 हो तो उसके केस में सीओपी डिक्रीज होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। सॉरी, R12 नहीं, ये अमोनिया हो NH3, ठीक है। तो R134 के लिए सीओपी सुपर हीटिंग के केस में इंक्रीज होता है और अमोनिया के लिए डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल आपका सब कूलिंग, ये आपका सब कूलिंग वाला है, ठीक है, और ये आपका सुपर हीटिंग है। तो ओवरऑल सब कूलिंग और सुपर हीटिंग दोनों में जो है इफेक्ट सिमिलर ही होता है सीओपी पे हमारा, ओके। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सब कूलिंग की वजह से क्या होगा, सबसे पहले यहाँ तीसरा वाला देखो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है ये इंक्रीज होगा, डेफिनेटली ये इंक्रीज करेगा। कंप्रेसर वर्क जो है वो रिड्यूस होगा नहीं, कंप्रेसर वर्क क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा ये डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो है, ये वाला देखने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये यहाँ पे देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इसके इफेक्ट पे आता है, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। आपको बस सबका इफेक्ट याद रखना है कि होता क्या है उसके वेरिएशन से। ये देखो स्टैंडर्ड VCRS साइकिल, उसमें बोला गया थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होगा। ये तो सिंपल सा है, सबसे पहला सीक्वेंस आपका क्या होता है, 1 से 2 कंप्रेशन होता है, ठीक है। कंप्रेशन के बाद आपका क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसके बाद थ्रॉटलिंग होता है एंड देन हीट एडिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन सही है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन सही है, आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आपको ये जो है बेल कोलमैन साइकिल या तो फिर जूल साइकिल या रिवर्स बीटर साइकिल, इसका मैच करना है। इसका सिंक्वल साइकिल भी क्या होता है, इस टाइप का होता है, ये वाला याद रखना। तो ये आपका जूल साइकिल होता है, ठीक है। ये आपका टीएस डायग्राम, ये टेम्परेचर हो गया और ये इंट्रोपी हो गया। ये पहला आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, ठीक है। कंप्रेशन कहाँ है, ये वाला कंप्रेशन है, और ये कैसा होता है, आइसेंट्रोपिक होता है, 1 का 3। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है आपका हीट रिजेक्शन होता है, हीट रिजेक्शन, और क्या होता है आइसोबैरिक होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ओके। फिर आपका तीसरा हो गया एक्सपांशन, एक्सपांशन यहाँ से यहाँ, ये भी क्या होता है आइसेंट्रोपिक होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा क्या तीसरा। और उसके बाद हीट एब्जॉर्प्शन, ये भी आपका क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप का सिंपल सिंपल साइकिल पे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल फॉर मेकिंग आइस, आइस बनाने के लिए कंडेंसिंग टेम्परेचर फॉर हाइयर सीओपी। तो अगर आपको आइस बनाना है तो कंडेंसिंग टेम्परेचर जो है हाइयर सीओपी वाला का, वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर से लो होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हुआ तो वो सॉलिड में कन्वर्ट ही नहीं होगा कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एट इंट्रेंस टू विच ऑफ द कंपोनेंट वर्किंग फ्लूइड इज सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। सुपर हीटेड वेपर रहता है इंट्रेंस में, ऐसा कौन सा रहता है, तो सिंपल से ये बनाओ, और यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया हमने। अब यहाँ पे देखो सुपर हीटेड कहाँ पे रहता है, ये वाला टर्म यहाँ पे क्या है सुपर हीटेड, और यहीं पे तो इंटर करता है किसमें, कंडेंसर में, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ द सुपर हीटिंग ऑफ द वेपर एंड सब कूलिंग। तो सब कूलिंग और सुपर हीटिंग जैसे आए उस केस में ऑलवेज सीओपी जो है इंक्रीज मारो, ऑप्शन में एग्जाम में यही आता है, ठीक है, बिना सोचे समझे। नेक्स्ट है वेपर कंप्रेशन साइकिल मतलब VCRS साइकिल जो है वो इनहेरेंटली इरिवर्सिबल क्यों होता है। अब मैंने क्या बताया था, थ्रॉटलिंग का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, आपका थ्रॉटलिंग का प्रोसेस वो हाईली इरिवर्सिबल होता है, मैंने ये बताया था, बिकॉज थ्रॉटलिंग जिस डिवाइस से होता है उसके बीच में बहुत सारा फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इसी के वजह से ये ऑलवेज क्या होता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है कंप्लीट। एक भी प्रोसेस अगर आपका इरिवर्सिबल हो गया साइकिल में तो उस पूरा का पूरा साइकिल भी क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो यूज ऑफ द एक्सपांशन वाल्व इंस्टेड ऑफ द एक्सपांशन इंजन, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है VCRS में क्या किया गया, हाई प्रेशर लिक्विड फ्रॉम द कंडेंसर रिसीवर इज कूल्ड बिलो इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है कि इसमें बोला क्या जा रहा है, हाई प्रेशर लिक्विड कंडेंसर से, कंडेंसर ये रहा आपका, इससे निकल रहा है लिक्विड और उसको कूल्ड बिलो सैचुरेशन टेम्परेचर, ये यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर है, इससे भी ज्यादा कूल डाउन किया गया, मतलब ये कौन सा आपका हो गया, सब कूलिंग हो गया, ठीक है। सब कूलिंग के केस में होता है सीओपी इंक्रीज करता है और आपका वर्क कांस्टेंट रहता है। रिड्यूस नेटवर्क गलत, रिड्यूस नेट रेफ्रिजरेशन गलत, इंक्रीज नेट ये आपका सही हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है सब कूलिंग ऑफ ए रेफ्रिजरेंट लिक्विड इंक्रीजेज द कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सब कूलिंग रिड्यूस द वर्क रिक्वायरमेंट ऑफ द, नहीं, वर्क रिक्वायरमेंट क्या होता है सब कूलिंग और सुपर हीटिंग के केस में, सॉरी सिर्फ और सिर्फ सब कूलिंग के केस में कांस्टेंट रहता है वर्क, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है सी होगा, ओके। इसका असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो इस टॉपिक पे बस होप सो इतने में तो है आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप का इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा, और ये वाला बुक का पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, और आप एक बार में पूरा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेना इस सेकंड चैप्टर का, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है ईएससी प्रीवियस ईयर का, तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, डोंट वरी। इसमें जो भी VCRS एंड ऑल का है वो भी मैं अगले वाले में बता दूंगा, तो उसके बाद ये आप पूरा सॉल्व करने के कैपेबल हो जाओगे खुद से, ओके। और साथ ही साथ मैं आरके जैन का भी पीडीएफ दे दूंगा, और होगा तो आरके जैन वाले बुक पे भी आपका एक वीडियो बना दूंगा, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आरजेपीवी का औकात जो है आरके जैन और थोड़ा सा अगर गया तो आरके जैन से ऊपर लेवल, यानी ईएससी का जो ये 4 ऑप्शन वाला दिखता है उसमें से एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन बना के दे देगा, ठीक है। तो ईएससी के क्वेश्चन से ज्यादा औकात कभी आरजेपीवी का नहीं होगा, डोंट वरी। वैसे तो आरजेपीवी का पता नहीं सिलेबस कहाँ से क्या आ जाता है, फिर भी आप अपनी तरफ से थोड़ा प्रिपरेशन कर लो, ओके। तो अगर कोई डाउट है वीडियो के रिगार्डिंग, कोई टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।